25 तारीख को देश के दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली की सबसे वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर चुनाव लड़ रही है सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। तो हम कर रहे हैं कार में सरकार। जी तो बिल्कुल। सरकार राजी है बैठने के लिए? जी, जनप्रतिनिधि बनने की चेष्टा है। अभी कार्यकर्ता हूँ और प्रत्याशी तैयार है। चलिए भाई, प्रत्याशी तैयार हैं, होंगे खूब सारे सवाल। आइए बिराजिए गाड़ी। कैसा चल रहा है प्रचार? 83 दिन आप कह रही हैं हो जी, चुके हैं। आज 83rd डे है और मैं कहूंगी जनता जनार्दन का बहुत आशीर्वाद मिला है, बहुत स्नेह मिला है और उसके लिए तो मैं आजीवन ऋणी हूँ दिल्ली की जनता की। सातों में से सातों सीटें आप लेकर आएंगे? बिल्कुल। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि ये आत्मविश्वास आता है नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के असर को जब आप ग्राउंड पे देखते हो, और जनता जनार्दन का अगाध विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन पे। मैं कहूँ आप ना अपने कंडक्ट से चीजों को प्रूव करते हो और वचन पूर्ति की पराकाष्ठा का नाम है नरेंद्र मोदी। जो कहा वो किया। सो लोगों को पता है मोदी की गारंटी है, वो 100% गारंटी पे डिलीवर करेंगे। नहीं, पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं एक मकान बता दो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो यहाँ पर बना हो। वो कह रहे हैं एक आपकी योजना यहाँ केजरीवाल जी को एमनेसिया है क्या? और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भूल गए कि पीएम आवास योजना दिल्ली में उन्होंने लागू नहीं करने दी। इसी तरह जैसे पीएम आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में उन्होंने लागू नहीं करने दी। जैसे आपको इसीलिए जब भी मैं कहीं पर भी जाती हूँ और दिल्ली में आप ये देखेंगे, चाहे आप सेवा बस्तियां हों, चाहे आप सीनियर सिटीजनशिप सेंटर्स में जाएं, चाहे आप इनके पास जाए, मान लीजिए आर्थिक रूप पे कोई सशक्त कॉलोनी हो, अगर वहां पर भी जाओ, आयुष्मान भारत को लेकर हमेशा लोग एक चिंता जताते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसको दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। तो एक सबसे पहला एजेंडा मेरा ये होगा कि मैं दिल्ली की जनता को वंचित नहीं रहने दूंगी और द्वेष की राजनीति जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हैं उस पर मैं दिल्ली की जनता की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। आप जानते हैं आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना का मुफ्त हेल्थ कवर मिलता है और अब मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आने वाले कार्यकाल में आयुष्मान भारत का जो आयाम है वो बढ़ाकर उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी ली जाएगी और हर वरिष्ठ नागरिक जो 70 बरस की उम्र से बड़े हैं उनको भी मुफ्त हेल्थ कवर 5 लाख रुपए का सालाना मिलेगा। लेकिन एक बात बताइए कि यहाँ मुफ्त की राजनीति तो चल रही है। वो कह रहे हैं मैं बिजली मुफ्त दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हम आवास मुफ्त दे रहे हैं और मुफ्त में ही आप लोग वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, मुफ्त की बात नहीं है। आयुष्मान भारत में आप लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का एक मुफ्त जो आप इलाज दे रहे हैं वो किस चीज पे दे रहे हैं, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं और उससे आप ये जरूर कर रहे हैं कि जो युवा शक्ति है उसकी भी जेब पर थोड़ा सा फर्क पड़े। आप ये जानते हैं इससे केवल वरिष्ठ नागरिक लाभार्थी नहीं होंगे, युवा को भी। हम दोनों उस उम्र में आ गए हैं जहां हमारे माँ बाप हमारे बच्चे बन गए हैं और हम उनके माँ बाप। आप भी निश्चिंत होकर काम पे ध्यान देगी जब आपको पता है कि फादर के मान लीजिए घुटने बदलवाने हैं, आंखों का टेस्ट करवाना है, कोई सर्जरी ही करवानी है, सरकार एक संबल आपको दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी जो मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं उसमें बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी, वो जो मुफ्त पानी की बात करते हैं उसमें सीवेज मिला होता है। दिल्ली को मुफ्त पानी नहीं, साफ पानी चाहिए। लेकिन वो जेल से बाहर आए हैं, प्रचार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस बार जनता मुझे जेल जाने से रोकेगी, आप लोगों को सत्ता से बाहर रख के। अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री, बहुत विनम्रता से उनके बारे में कहूंगी, जेल वो भाजपा की वजह से नहीं गए, ना जनता की वजह से गए। वे जेल इसलिए गए क्योंकि उन्होंने 9 समन्स का निरादर करा। लॉ बहुत क्लियर है। वो कह रहे कोई घोटाला नहीं है, आप लोग जबरदस्ती का हवा और माहौल बना रहे हैं। पैसा कहाँ है? वो कहते बताओ ना, 1 पैसा 1 रुपया मिलता है तो वो झुंझुना मिलता है बच्चे का। मैं उनको वही कहने वाली हूँ, उन्हीं की पटिशन पर दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था और वो बेल की अर्जी नहीं थी। उन्होंने पटिशन लगाई थी, ये बोला था कोर्ट को कि आप ये एडजुडिकेट करिए कि मेरी अरेस्ट लीगल है या इलीगल।
खुद की पिटिशन पे उन्होंने कहा था कोर्ट को कि जरा एक एक सबूत को बारीकी से देखिए। कोर्ट ने सारे सबूत देख के क्या कहा कि नहीं, आपकी अरेस्ट लीगल है क्योंकि आपकी व्यक्तिगत भूमिका रही है। ऑर्डर कहता है, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर कहता है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है करोड़ों रुपए का किकबैक्स लेने में शराब नीति। अच्छा, मुझे अचानक ऐसे एहसास और आभास हुआ, आपको पता है आपकी वाणी में सुषमा जी की याद आती है। बड़प्पन है आपका। मतलब मैं बात करते करते एक तो आप केजरीवाल की बात कर रही थी और मैं सुषमा स्वराज को याद कर रही थी, और ये मैं बहुत संजीदगी से ये बात कह रही हूँ आपको। माँ की जब बात होती है, देखिए हम दोनों इस बात से कनेक्टेड और रिलेटेड है, और मैं ये मानती हूँ कि माँ हमें नहीं छोड़ सकती। ना सुषमा जी ने आपको छोड़ा है ना, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जब बांसुरी घर जाती है तो तड़प जाती है कि कोई तो माँ होती तो सुना देती है 2-4 बार। देखिए ऐसा है, उनकी जो क्षति है ना वो समय भी पूरी नहीं कर सकता। इट्स अ लाई दैट टाइम हील्स ऑल वुंड्स, इट डज नॉट। मुझे लगता है माँ बाप को खोने का दर्द ऐसा होता है जिसके साथ आप जीना सीख जाते हैं। पर एक बात मैं आपको और बोलूंगी जिससे मैं अपने आप को बहुत आश्वस्त करती हूँ। मुझे लगता है माँ बाप कहीं छोड़कर जाते नहीं हैं, वो संस्कार बनकर आपकी रगों में दौड़ते हैं। आप आजकल ये कह रही हैं, मैंने सुना है, आजकल नहीं, आप हमेशा से कहती होंगी, लेकिन चूंकि टीवी में आपके साक्षात्कार ज्यादा हो रहे हैं, आपने कहा कि कान्हा माँ को चुरा कर ले गए। चुरा कर ले गए? हाँ, माखन चोर है, उनको शायद मुझसे ज्यादा जरूरत थी माँ की, इसीलिए, क्योंकि और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो बिल्कुल ठीक थी, बहुत खुश थी। हम लोगों ने 1.5 घंटा गप्पे भी मारी, साथ रात का खाना भी खाया, और ये जग जाहिर बात है कि उनकी आखिरी इच्छा थी हरीश साल्वे जी को वो कैप्टन जाधव के, जो कमांडर जाधव के केस का 1 रुपया की फीस की उधारी चुकाने की। हाँ। उन्होंने मुझे कहा था जाके बेटा चांदी के सिक्के में उनको 1 रुपया बनवा दो। मैं वो ऑर्डर कर आई हूँ और उनसे बात कर रही हूँ, और अकस्मात कृष्ण उनको चुरा कर ले गए, और कोई रीजन ही नहीं। अच्छा, मतलब आप उनके पास मौजूद थी जी जब? बिल्कुल, मेरी बाहों में भी नहीं। आपकी बाहों में? मेरी बाहों। और इसीलिए आप कहती हैं कि वो छोड़ के जा नहीं सकती है। शी इज देयर। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज योर फादर इन चुनावों में, कैंपेन में? वो कितना आपके साथ? मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ही इज माई रीजन फॉर लिविंग। चुनाव में उनका हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है। क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, माँ के भी राजनीतिक जीवन में मेरे पिता का या मेरा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं था, और वही उन्होंने जारी रखा है। मेरे राजनीतिक जीवन में, मेरे चुनाव में मेरे पिता का हस्तक्षेप कतई नहीं था। वो मेरे चुनाव कार्यालय भी नहीं आए होंगे अभी तक। मैंने तो सुना है कि जब माँ एमपी थी तो आप 10 साल विदिशा तक भी नहीं गई थी। तो आपके अंदर वो नेता की बच्ची वाला भाव है कि नहीं है? मैं सुषमा स्वराज द मदर की बच्ची थी, मैं सुषमा स्वराज द नेता की बेटी नहीं नहीं, तो एक और तो होता होगा, आपको लगता मैं आपको बता रही हूँ, वीवीआईपी है। बिल्कुल भी नहीं। इसका क्रेडिट ना मेरे माँ बाप को जाता है। मेरा जो बचपन है बहुत खुशहाल था, बहुत सामान्य था। मेरा जीवन बहुत सामान्य था। इनफैक्ट मुझे लगता है जब स्कूल के बाद जब माँ का करियर एकदम शिखर पर था, तो जानबूझकर मुझे विदेश भेज दिया गया ताकि एक नॉर्मैलिटी जीवन में रहे। वहां तो कोई भी नहीं जानता था, और वहां पर आप चाहे मतलब सारे काम खुद करिए, जरा आटे दाल का भाव आपको पता चले, खुद अपनी जिंदगी को संभालिए। आत्मनिर्भर होना बहुत ज्यादा जरूरी। माँ जानती थी कि आप राजनीति में आएंगी, या वो चाहती थी कि वकालत करें आप? मैं आपको बता रही हूँ, अजीब तरह की बात है, लेकिन कभी इस विषय पे उनसे बात नहीं हुई। उनसे जब भी बात हुई, जीवन कैसे जीना है इसको लेके बात हुई। मैं वकालत में क्या करूं, क्योंकि एकदम नया करियर था और लिटिगेशन काफी मुश्किल होता है, खास करके एक जूनियर के लिए। लंबे आवर्स होते हैं, पैसा कम होता है, 100 चीजें कठिन होता है, आपको सीखना पड़ता है। उसके बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा बताया। और राजनीति की बात अगर कभी भी हुई तो केवल माँ के राजनीतिक जीवन को लेकर बात। 17 साल आपको वकालत के हुए हैं, जी, है ना? तो इसका मतलब ये है कि अब वो आप सीनियर वाला गाउन से लेकर एवरीथिंग, अब मजा लेने वाली थी आप। आपके मुंह में घी शक्कर। अगर मतलब मैं तो कहूंगी, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, फ्रॉम योर लिप्स टू गॉड्स ईयर्स। भगवान सुन लीजिए, ये कह रही है कि मुझे सीनियर गाउन मिलना चाहिए। उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है ना? जी, अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले ही आप राजनीति में आ गई हैं। आदेश आया, अनुसरण करा। दोनों में से क्या बेहतर है अभी तक?
उन दोनों की तुलना ही नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीति प्रोफेशन नहीं है। हाँ। राजनीति केवल एक सेवा का माध्यम है। टफ क्या है मतलब दोनों में से कुछ टफ नहीं है। किसी भी कोई भी चीज देखिए, लॉ मेरा प्रोफेशन है, लॉ मेरा जुनून है। हाँ? और राजनीति जो है, मैं कहूंगी एक सेवा का मौका मिल रहा है, एक आदेश है जिसका अनुसरण करें और पूरी कर्तव्य निष्ठा से इस धर्म को निभाऊं। ये इलाका अगर आप जीतती हैं तो आपके देखरेख में आएगा, है ना? नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की देखरेख में हमेशा है। मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये गलतफहमी मैं कभी नहीं पालूंगी। जीतने के भी बाद मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ जनता का है। अच्छी खासी ट्रेन हो गई है आप। ट्रेन की बात ही नहीं है, दायित्व है, रिवॉर्ड नहीं है। आर यू नर्वस? नॉट एट ऑल। मैं नर्वस नहीं होती। मैं आपको बताऊं क्यों? परिणाम मेरे हाथ में ही नहीं है, कर्म मेरे हाथ में, उसको पूरी शिद्दत से कर दूं और करती रहूंगी। सुना है वो आप हर किस्म की गाड़ी पर चढ़ गई हैं अपने कैंपेन के दौरान, मतलब ट्रक से लेकर, ऑटो से लेकर, बैटरी से, रिक्शा से लेकर, वो मुर्गी का खोखा। हाँ हाँ, वो ठेला होता है ना जिसमें आप सब्जियां लेके जाते हो। हाँ, तो उसमें मुर्गी भी लेके जाते हो, उसमें भी चढ़ के करा है प्रचार। हाँ। बिल्कुल, पदयात्रा भी करिए, सब कुछ करा है। 10 फुट के पुतले पे चढ़कर माल्यार्पण भी कराए गढ़ी गांव में। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। युवा प्रत्याशी कितनी युवा है, इसका टेस्ट होता रहता। अच्छा, इतनी मेहनत आप कर रही है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं और आपके विरोधी जो कहते हैं क्या मतलब कौन से झंडे गाड़ लिए हैं? सुषमा स्वराज की बेटी है, तो सुषमा स्वराज की बेटी को तो टिकट मिलना ही था, और फिर उधर से प्रधानमंत्री कहते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। मतलब अपना क्या कमाया है बांसुरी स्वराज ने जो ये टिकट उनको मिला है? जो विरोधी है उनका तो काम है विरोध करना, इसलिए उनके स्वर पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, रही बात परिवारवाद की, तो इसका जवाब मैं जरूर देती हूँ, क्योंकि इसका जवाब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में दे चुके हैं। मैं आपके माध्यम से दोहरा रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरी माँ राजनीति में थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मुझे भी स्ट्रगल का, संघर्ष का, जनता के बीच में जाकर काम करने का मौका उतना ही मिलना चाहिए जितना कि किसी और कार्यकर्ता का, जिनके माता पिता शायद जनप्रतिनिधि नहीं है। हाँ, परिवारवाद जरूर होता अगर आप पार्टी को अपनी जागीर मानते। परिवारवाद जरूर होता अगर आते ही आप नंबर 1 के दावेदार हो जाते, पीएमशिप के दावेदार हो जाते, सीएमशिप के दावेदार हो जाते। क्रेडेंशियल क्या होता आपका? बस ये कि आप एक पर्टिकुलर परिवार से आते। रही बात मैंने क्या करा है, तो देखिए 1 दशक तक वैसे तो पार्टी की सेवा परोक्ष रूप से एक वकील के तौर पे करने को मिली। उसके बाद मेरा जो पार्टी में एक प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्वमेंट हुई वो विधि प्रकोष्ठ में सह संयोजक की भूमिका निभाने से हुई। उसके बाद दिल्ली प्रदेश भाजपा में सचिव की भूमिका निभाई, और 2 मार्च को आज सार्वजनिक तौर पर टीवी से पता चला कि पार्टी ने नया दायित्व दिया। टीवी से पता चला? जी, मतलब आपने नहीं कहा था कि मुझे चुनाव लड़ना है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक बार भी नहीं। सच बताइए। सच बता रही, बिल्कुल भी नहीं। ना एक व्यक्ति से जाके मांग करी। वैसे भी देखिए, मेरी पार्टी का नेचर ही नहीं है, हमारे लॉबिंग नहीं होती। मैंने कहा ना, रिवॉर्ड नहीं है, दायित्व है। नेतृत्व तय करता है, आपको आदेश आता है, आप अनुसरण करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सुषमा स्वराज ने तो आपको हर चीज का गुण सिखाया होगा। एक अच्छे इंसान होने का गुण मुझे लगता है सबसे ऊपर उसमें होगा। मैंने कहीं पर आपको, इनफैक्ट प्रमिला मेरी दोस्त है जी, उनके इंटरव्यू में मैंने आपको एक पाठ पढ़ते हुए सुना। मैं चाहती हूँ कि आप वो मेरे दर्शकों के लिए भी पढ़ें। ठीक है, लेकिन उसके लिए जूते उतारेंगे। कीजिए, बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल। 5 बरस की थी जब माँ ने 16 पद शिव तांडव के मुझे कंठस्थ करवाए थे। आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से और आपकी अनुमति से माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करती हूँ। नमो पार्वती पतयः हर हर महादेव। जटाटवी गलज्जल जलः प्रवाह पावितस्थले गले अवलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवेश्वं। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि
धगत 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 जबल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फूर्दगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वची दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि क्वची दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि क्वची दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि नमो पार्वती पतय हर हर महादेव। और ये आप कह रहे बच्ची थी तब से आपने 5 बरस की थी। मैं बता रही हूँ माँ ने बहुत ज्यादा समय निवेश करा मुझ में। शी वॉज अ वेरी वेरी गुड मदर। मतलब मैं जानती हूँ हर किसी को अपनी माँ बहुत पसंद है, मेरी वाली बहुत खास थी। मेरी वाली भी बहुत खास थी। अच्छा ये बताइए कि अपनी माँ को तोहफे के रूप में क्या देना चाहेंगी जब राजनीति में आएंगे हैं तो? जब सांसों की गिनती खत्म होगी और उनसे दोबारा मुलाकात होगी, आई विल से माँ आई डिड माई बेस्ट एंड मैं चाहती हूँ कि वो पलट के कहे पुत्र कमाल की तरी। बहुत खूब। और जीत गई तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या देंगे? यहाँ तो सब कुछ है, सारे रईस यहाँ रहते हैं, सारे वीवीआईपी यहाँ पर रहते हैं, सरकारें यहाँ से चलती हैं, नीतियां यहाँ से बनती हैं, क्या देंगे? मिथ्या है, ये मिथ्या है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो सरकारें यहाँ से नहीं चलती, सरकारें 140 करोड़ भारतीयों की दिल की धड़कनों से चलती हैं। यहाँ केवल दफ्तर हैं जहाँ पर अफसर बैठते हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट है जहाँ पर केवल एक बिल्डिंग है जहाँ पर आकर ये सब सोचते, जहाँ पर जनप्रतिनिधि आकर बैठते हैं। हाँ। पर आवाज जो है वो 140 करोड़ भारतीयों की धड़कन से निकलती है। रही बात वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, बिल्कुल नहीं। देखिए सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव है एक जैसी महत्वपूर्ण है। और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में गायत्री कॉलोनी भी है और गोल्फ लिंक्स भी है। यहाँ पर हर तबके का व्यक्ति है और मैं कहूंगी पूरे के पूरे भारत का बहुत ही खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। चाहे भाषा के समुदाय का बात हो, रिलीजियस कम्युनिटीज की बात हो, रीजनल कम्युनिटीज की बात हो, एक बहुत खूबसूरत मिश्रण आपको यहाँ पर मिलेगा। हाँ। रही बात विजन की, तो एक बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितनी भी मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको यहाँ पर वो लागू हो और अरविंद केजरीवाल जी के स्वार्थ की राजनीति की वो दिल्ली की जनता बलि ना चढ़े, ये सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा। दूसरा, हाँ ठीक है, मैं एक स्टार्टअप हब शुरू करना चाहती हूँ। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और लखपति दीदी से इंस्पायर होके यूथ सेंट्रिक और वुमेन सेंट्रिक एक स्टार्टअप हब होगा जहां पर आप एक नेसेंट आइडिया ले आइए। उस आइडिया को फलित करने के लिए जितना ज्ञान चाहिए ना वो सब आपको एक छत के नीचे मिलेगा। वकील के तौर पे एक बात बोलती हूँ, यंग एंटरप्रेन्योर्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, हद से ज्यादा इक्विटी दे देते हैं, बाद में इन्वेस्टर्स उनका शोषण करते हैं। तो ये सर या फिर नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स नहीं साइन करते। आप आइए, आपको बताया जाएगा एनडीए का टेम्पलेट ये है, इन्वेस्टर डेक कैसे बनाना चाहिए। अगर आप लखपति दीदी में आप देखिए, आप पहले ही 1 करोड़ लखपति दीदी का टारगेट अचीव कर चुका है भारत, और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब वो टारगेट बढ़ाकर 3 करोड़ का कर दिया है। तो मैं चाहूंगी कि महिलाएं आएं और उनके फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप की रजिस्ट्रेशन के लिए जो कंप्लायंसेस, जो चीजें चाहिए सब आपको एक छत के नीचे मिलेगा। अरे तो मतलब आप कह रहे हैं कि महिला एंटरप्रेन्योर के लिए एक और पाठशाला जो है, यूथ के लिए एक पाठशाला, स्टार्टअप। पाठशाला भी नहीं, आप आ जाओ, आपको जो चाहिए वो सुविधाएं आपको वहां पर मिलेंगी। वरना क्या होता है, लोग ना बहुत ज्यादा गुमराह होते हैं और जो चीजें आपको बहुत, मैं कहूंगी मुफ्त आपको बतानी चाहिए या आपको वो इन्फॉर्मेशन साझा होनी चाहिए, लोग उसमें आपको ठग लेते हैं। अच्छा, तो वो एक गार्जियन की तरह, एक मेंटोर की तरह जो है वो हब काम करने वाला। एंड अगर उसके साथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी ऐड कर पाऊं तो उसको भी जरूर एक्सप्लोर करना चाहूंगी। तो आपने अभी से इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। और एक और चाहूंगी, सॉरी, हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनकी जितनी भी वेदनाएं हैं उनको अगर एड्रेस करने के लिए कोशिश करूंगी कि एक ई पोर्टल शुरू कर सकूं जहां पर उनकी जो समस्याएं उनके निवारण और निदान के लिए कुछ अगर कर सकूं। यहाँ ज्यादातर गवर्नमेंट बहुत है। और एक वादा जो करती हूँ आपके माध्यम से कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए हमेशा मौजूद रहकर, उपलब्ध रहकर उनकी समस्याओं के निवारण के लिए अथक प्रयास करूं। इंशाल्लाह मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी प्रतिनिधि आए वो हमेशा अवेलेबल रहे। स्वाति मालीवाल को लेकर आपका क्या ख्याल है?
वो कह रहे हैं मणिपुर पर तो आप लोग चुप हो जाते हैं, केंद्र सरकार के लिए रूबिका जी, केस whenever there is violence against a woman, the answer is never whataboutery. The answer is never whataboutery. मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, यदि वे अपने ही आवास पे अपनी ही महिला सांसद की सुरक्षा अपने ही सचिव से सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? इसमें एक बात बिल्कुल भी, देखिए ऐसा है, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, इंजरीज भी हैं। जब हम कहते हैं कि उनके साथ अभद्रता हुई या कहते हैं हाथ उठाया, हम बहुत शालीन तरीके से बात कर रहे हैं। FIR की कॉपी खोलकर देख लीजिएगा, मैटर सब जुडिस है, इसलिए आपके समक्ष में बोल नहीं रही। इतना जरूर कहूंगी, शास्त्र कहता है रजस्वला स्त्री के साथ अपराध अक्षम्य पाप है, और ये अक्षम्य पाप करा है उनके सचिव ने। वो कहती कहती रह गई कि मैं रजस्वला हूं, रुक जाओ। और एक बात मैं और कहूंगी, दुशासन की तरह अभद्रता करी नारी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के सचिव ने, उन्होंने मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं निभाई, उन्होंने दुर्योधन की भूमिका निभाते हुए उन्हीं के लिए वो धरने पर बैठ गए। अरे अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन की उपज है। उन्होंने तो बड़े बड़े दावे करे थे कि वो दिल्ली की जनता की आवाज उठाएंगे। अब वो धरना प्रदर्शन पर उस व्यक्ति के लिए बैठते जिसने नारी पे हाथ उठाया। और देखिए, कार्रवाई करने की तो कोई नियत ही नहीं थे। अभियुक्त को लेकर लखनऊ के दौरे पर निकल गए। अभियुक्त जब अरेस्ट हुआ तो कहां से हुआ? सीएम रेजिडेंस से। और ये तब है जब माननीय संजय सिंह जी ने 31 आवर्स के बाद इस बात की पुष्टि कर दी थी कि वाकई ये हुआ था। मैं जब आपके सामने स्वाति मालिवाल जी के लिए आवाज उठाती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के तौर पे नहीं करती। मैं दल की राजनीति को दरकिनार कर विचारधारा की भिन्नता को दरकिनार कर दिल्ली की एक वोटर और एक महिला होने के नाते करती हूँ। आपकी मेरी दोनों की आत्मा कचोटती है। और सच में कहूँ, ये जो अरविंद केजरीवाल जी की चुप्पी थी ना 5 दिन की, इस चुप्पी की चुभन एक एक दिल्ली वासी के दिल में है। वो कह रहे हैं मणिपुर पर इतना क्यों नहीं आप लोग तड़पते हैं? मणिपुर पर भी इतना ही तड़पते हैं, इससे ज्यादा तड़पते हैं। मणिपुर का पूरा जो सिचुएशन है उसे बहुत संवेदनशीलता के साथ डील करा गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट के सेशन को शुरू होने से पहले, पवित्र पार्लियामेंट में एंटर करने से पहले भी बोले। लाल किले से भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया। गृह मंत्री जी तो वहां पर जाकर बैठ के सिचुएशन को नियंत्रित कर आए। लेकिन आपको याद होगा, विपक्ष में इतनी भी कर्टसी नहीं थी कि जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए और माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर के मुद्दे पे जवाब दे रहे थे, इन्होंने वॉकआउट कर दिया। इनमें इतनी कर्टसी भी नहीं थी कि जो सवाल पूछा है, अरे उसका जवाब तो सुन लीजिए। क्यों? क्योंकि ये केवल मुद्दों का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। अब मैं क्विक राउंड कर रही हूँ जी, और वो क्विक राउंड होगा, मैं एक नाम लूंगी या एक शब्द दूंगी और आपके दिमाग में जो पहला चित्र आता है, हे भगवान जी, ठीक है, शुरू करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर? नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ा रणनीतिकार? अमित शाह जी। राहुल गांधी? राहुल गांधी। आपके मन में राहुल गांधी को लेकर राहुल गांधी आया? राहुल गांधी। इट्स एन ऑल इनकम्पसिंग एडजेक्टिव। इसके क्या माने हुए? अब तो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी। ये आप बिल्कुल वकीलों की तरह कर रही हैं। वकील हूँ। अच्छा ये बताइए, वो जो चाह कर भी चाहत को पूरी ना कर पाया, चेहरा किसका आ रहा है? जो चाह कर भी अपनी चाहत को पूरी ना कर पाया, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर तक पहुंच गया? क्यों नहीं? भारत पे चढ़ाई करने आए थे, मच्छर ने काट दिया, बीमार होकर वापस जाना पड़ा, वो स्वर्गवास हो गया उनका। जीत? अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बांसुरी स्वराज थी, एकदम अपने चित परिचित अंदाज में तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा मैं हर बार अपने साथ पैसेंजर सीट पर बैठे नेता को कहती हूँ, 4 जून को मिलेंगे, बाकी बातें बाद में होंगी। थैंक यू। ख्याल रखिएगा। बिल्कुल।